हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल के कुछ और इजी एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे अपन। और जो है बहुत बार क्या होता है, अपन इजी जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ते नहीं हैं और टफ चीज़ों पे फोकस करते हैं कि यार ये थोड़ी आएगा एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान सीएचओ का, उसके अंदर क्या था, सिर्फ ये भी पूछा गया था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। ये बहुत कॉमन है, बहुत इजी है। अपन ऐसी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते और ये चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो हो सकता है सबको बेसिक चीज़ें आती है, लेकिन रिवीजन ज़रूर करें तो आपके एमसीक्यू गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, फीमर होती है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फीमर जो है ये सबसे लंबी बोन रहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आपको पूछे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो अपनी ईयर के अंदर जो बोन रहती है वो कौन सी है, स्टेपिस जो बोन रहती है ये सबसे छोटी बोन होती है। और सबसे लंबी बोन कौन होती है, फीमर होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, स्कल कंसिस्ट ऑफ, है ना, स्कल जो है ये कितनी बोन से मिलकर बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है 14 बोन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है 22 बोन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है 12 बोन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है 14 बोन। तो जो स्कल होता है, स्कल के अंदर सिर्फ क्रेनियम की बोन को नहीं पढ़ा जाता है, इसके अंदर फेस की बोन भी इन्वॉल्व रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 14 फेसियल बोन रहती है। कौन कौन रहती है, 14 फेसियल बोन रहती हैं प्लस 8 क्रेनियम की होती है ना, 8 क्रेनियल बोन होती हैं और 14 फेसियल बोन होती है। टोटल कितनी हो जाती हैं, 22। तो आंसर क्या है, बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्कल बोन के अंदर कितनी बोन रहती है, 22 बोन रहती है। सिंपली आपको ये जवाब देना है। इसके अलावा आपको क्रेनियम की बोन का नाम पूछे तो आपको जवाब देना है इथेमॉइड होती है, स्पिनॉइड होती है, 2 टेम्पोरल होती है, 2 पैराइटल होती है, फ्रंटल होती है और ऑक्सीपिटल होती है। ये बॉन कौन सी रहती है, क्रेनियम की बॉन रहती है। इसके अलावा अगर आपको पूछे न्यू बॉर्न के स्कल के अंदर क्रेनियम के अंदर कितनी बॉन होती है, आपको जवाब देना है 5। 5 बॉन किसके अंदर रहती है, न्यू बॉर्न के क्रेनियम के। न्यू बॉर्न के क्रेनियम की बॉन कितनी रहती है, तो आपको जवाब देना है 5। और एडल्ट के अंदर कितनी रहती है, 8। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, काइम इज कोल्ड, काइम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फूड इन द माउथ, फूड इन द स्टमक, फूड रिच इन द स्टमक, फूड रिच इन द रेक्टम। तो अगर फूड जो है रेक्टम तक पहुंच गया है तो वो अब क्या हो चुका है, स्टूल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और जो फूड अपना माउथ के अंदर है वो क्या है, अब तक काइम नहीं बना है। क्यों नहीं बना, क्योंकि जिस फूड के अंदर जब HCl का मिक्सर होगा तभी वो क्या कहलाएगा, काइम कहलाता है। तो फूड इन द स्टमक जो है क्या होता है, काइम होता है। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। काइम हम किसको बोलते हैं, फूड के अंदर जब HCl का मिक्सर होता है तब वो क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। जो है अनडाइजेस्ट फूड रहता है तो डाइजेशन उसका कंप्लीट कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। लेकिन डाइजेस्ट होने के लिए प्रिपेयर कहाँ पे हो जाता है, स्टमक के अंदर हो जाता है। स्टमक का जो HCl है और इसके अलावा और भी एंजाइम रहते हैं, वो पेप्सिनोजन वगैरह, वो सारे इसके साथ मिल जाते हैं तो ये फूड क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। तो फूड इन द स्टमक को अपन क्या बोलेंगे, काइम बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो है कहाँ से सिक्रेट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अल्फा सेल, ऑप्शन बी बीटा सेल, ऑप्शन सी गामा सेल, ऑप्शन डी डेल्टा सेल। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली आप सब लोगों को पता है इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। कहाँ से होता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से होता है, ये चीज़ आपको पता है। इसके अलावा अल्फा गामा और डेल्टा ये भी कहाँ रहती हैं, पेनक्रियाज के अंदर रहती है, लेकिन ये इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करती हैं। और इंसुलिन का सिक्रेशन कौन करता है, बीटा सेल करती है, पेनक्रियाज की बीटा सेल। इसके अलावा जब इंसुलिन कम हो तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, मरीज में डायबिटीज़ मेलाइटस वाला डिसऑर्डर हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट भी रहती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी रहती है। जो जन्मजात रहती है वो कैसी होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है, इसलिए उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसुलिन लगाना ही होता है। और जो है कुछ एज के बाद होती है, ज़्यादातर मरीजों के अंदर ओबेसिटी कॉज करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या रहता है, ओबेसिटी। और जो ज़्यादा ओबेस मरीज़ हैं उनके अंदर क्या है, जो इंसुलिन है बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है लेकिन उसका क्या है, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, वेट रिडक्शन और डाइट मैनेजमेंट करते हैं पहले, देन उसके बाद क्या होता है, OHA दिया जाता है।
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जिसको बोला जाता है, टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है फिर अपन क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला डिसऑर्डर कौन है, डायबिटीज़ मेलाइटस रहता है। नेक्स्ट MCQ अपना, द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक, हेड और नेक को कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मेसेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंटरकोस्टल आर्टरी। तो ये जो वर्ड इंटरकोस्टल लिखा है इसका क्या मतलब होता है, स्पेस बिटवीन रिब्स जो अपनी रहती हैं, अपनी जो रिब्स होती हैं इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये जो इंटरकोस्टल आर्टरी है ये कहाँ पे सप्लाई करेगी, अपनी जो पसलियाँ हैं, रिब्स है, इनके बीच इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मिसेंट्रिक आर्टरी। तो मिसेंट्रिक आर्टरी जो है स्टमक और लोअर GI ट्रैक के पार्ट को क्या है, आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है, वो कौन होती है, मिसेंट्रिक आर्टरी। तो कहाँ जाती है, मेनली स्टमक के अंदर जो है ब्लड सप्लाई का काम कौन करती है, मिसेंट्रिक आर्टरी करती हैं। इसके अलावा GI सिस्टम को ब्लड सप्लाई करने के लिए बहुत सारी आर्टरीज रहती है, लेकिन मिसेंट्रिक आर्टरी भी कहाँ सप्लाई करती है, लोअर GI सिस्टम को करती है। इसके अलावा ऑप्शन जो ए के अंदर लिखा है कोरोनरी आर्टरी, तो ये किसको ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट को। किसको करती हैं, हार्ट को। तो जब भी अपन एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वाली डिजीज़ पढ़ते हैं तब क्या बोलते हैं, ये दोनों डिसऑर्डर कैसे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर है। कैसे हैं, कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज़ है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब भी ब्लॉकेज आता है तब क्या होता है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं वो कौन है, एंजाइना पेक्टोरिस। और दूसरा कौन सा डिसऑर्डर है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, जिसको अपन हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो वो कौन से डिसऑर्डर रहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर रहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को करती है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कैरोटिड आर्टरी। तो जी हाँ, बिल्कुल बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैरोटिड आर्टरी है जो किसको सप्लाई करती है, हेड और नेक को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। जब भी आप CPR करते हो मरीज़ को, है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन जिसका फुल फॉर्म है, CPR जब करते हैं तब कौन सी आर्टरी को अपन फेल्ट करते हैं, कैरोटिड आर्टरी को करते हैं। इसका क्या रीजन है, जब भी अपन CPR करते हैं तो अपना प्राइमरी पर्पज़ क्या रहता है, अपनी जो न्यूरॉन है, स्कल की जो अपने ब्रेन के न्यूरॉन सेल है, वो अगर एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपना प्राइमरी पर्पज़ क्या रहता है कि अपन जो है कंप्रेशन के द्वारा हार्ट को कंप्रेस करें और ब्लड सप्लाई कहाँ पहुँचाए, ब्रेन तक पहुँचाए, ताकि ब्रेन सेल डैमेज नहीं हो। इसीलिए अपन किसको फेल्ट करते हैं, कैरोटिड आर्टरी को फेल्ट करते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, CPR के टाइम की कौन सी आर्टरी को फेल्ट करते हो आप, है ना, CPR करने से पहले और ड्यूरिंग साइकिल भी कौन सी आर्टरी फेल्ट करते हैं अपन, कैरोटिड आर्टरी को फेल्ट करते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, ए नर्व विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग इज, है ना, स्मेल को फेल्ट करने के लिए कौन सी नर्व काम करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब भी अपन नर्व सिस्टम पढ़ते हैं तो दो टाइप की अपन जो है नर्व पढ़ते हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व, एक होती है क्रेनियल नर्व, और दूसरी कौन सी रहती है, स्पाइनल नर्व। कौन सी रहती है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व नंबर में 31 पेयर्स रहती हैं और क्रेनियम कितनी रहती है, 12 पेयर के अंदर रहती है। 12 पेयर का मतलब क्या है, अगर 12 पेयर में है तो सिंगल गिनी जाए तो कितनी होगी, 22 होगी, 24 होगी, कितनी होगी, 24 होगी। तो पेयर्स के अंदर पढ़ी जाती हैं। और ये जो क्रेनियम नर्व होती हैं ये टोटल नंबर में 12 होती हैं। तो इसके अंदर कुछ सेंसरी रहती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं, कुछ कैसी रहती हैं, मोटर। सेंसरी का क्या काम है, सेंस करवाना, मोटर का क्या काम है, मूवमेंट करवाना। मिक्स्ड जो होती है दोनों टाइप के काम करती है। तो इन 12 में से कुछ सेंसरी होती है, कुछ मिक्स्ड होती है, कुछ मोटर होती है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो ज़्यादातर MCQ बनता है वो वेगस नर्व का बनता है। किसका बनता है, वेगस नर्व। वो ये कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व है। और इसका काम क्या है, ये मिक्स्ड टाइप की नर्व रहती है। ये एक ऐसे ही नर्व है जिसको अपन आवारा नर्व बोलते हैं। ये क्रेनियम को छोड़ करके जो है अपनी अलग अदर बॉडी के अंदर भी इसकी सप्लाई रहती है, मेनली GI सिस्टम के अंदर, और हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। जब इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट रहता है तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व के जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ काम करती है, और GI सिस्टम के अंदर भी इसकी रेक्टम तक सप्लाई रहती है। इसीलिए जब भी अपन थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं तो जिन पेशेंट जो कार्डियोलॉजी डिसऑर्डर वाले जो मरीज रहते हैं उनके अंदर रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर अपन रेक्टल थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा। और वेगस नर्व जो है उसका हार्ट पे इफेक्ट कैसा रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व वाला रहता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है वो क्या करता है, अपने हार्ट को स्लो कर देता है। तो जो है हार्ट के अंदर ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस हो जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है।
इसके अलावा अपनी जो कैरोटिड मसाज रहती है हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करने वाली, तो इसके पास में से ये गुजरती है, इसीलिए कैरोटिड मसाज करते हैं, तब भी जो है ब्रेडिकार्डिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये ऑप्शन ए के अंदर जो ऑप्टिक लिखा है, ये क्या है, सेकेंड क्रेनियल नर्व है, और ये कैसी है, प्योर सेंसरी नर्व है। इसका काम क्या है, विजन का सेंस करवाने का काम कौन करती हैं, ऑप्टिक नर्व करती हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ऑक्यूलोमोटर, ये कौन सी है, थर्ड क्रेनियल नर्व है, और इसका काम क्या है, आई बॉल का और आई मसल्स का मूवमेंट करवाने का काम करती है। प्योर मोटर नर्व होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व होती हैं। इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर लिखा है फेशियल नर्व, तो ये कौन सी है, सेवंथ क्रेनियल नर्व है, और कैसी है, मिक्स्ड टाइप की नर्व है, और इसका काम क्या रहता है, अपनी जो टंग होती है, टंग के टू थर्ड जो है एंटीरियर पार्ट रहता है टंग का, उसका मूवमेंट करवाने का काम है ना, उसके वहाँ से टेस्ट का सेंस करवाने का काम भी कौन करती है, ये फेशियल नर्व करती है। इसके अलावा अपने फेशियल एक्सप्रेशन के लिए भी जिम्मेदार कौन रहती है, ये नर्व रहती है। तो ये दोनों काम जो है कौन करती है, फेशियल नर्व जो है सेंसरी काम भी करती है और मोटर वाला काम भी करती है, तो मिक्स्ड टाइप नर्व रहती है। इसके अलावा ऑप्शन सी के अंदर जो लिखा है, ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, और इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है स्मेल का काम कौन करती है, जो नोज से जुड़ी रहती है, अपने को अच्छी और बुरी स्मेल आती है, वो किसके हेल्प से आती है, ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा आती है। तो ऑप्शन है सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्मेल का नर्व कौन, स्मेल का सेंस कौन करवाती है, ऑल्फैक्टरी नर्व करवाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एनाल्जेसिक आर गिवन, एनाल्जेसिक किसके लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टू रिलीव पेन, टू गिव रेस्ट, टू इंड्यूस स्लीप, टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। तो जो है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस मेडिसिन का अपन यूज़ करते हैं, उस मेडिसिन का नाम है एंटीबायोटिक्स। क्या नाम है, एंटीबायोटिक्स। और स्लीप इंड्यूस करने के लिए जिस जो है मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, वो ड्रग कैसी होती है, सेडेटिव ड्रग होती है। कैसी होती है, सेडेटिव ड्रग जो होती हैं, जैसे अल्प्राजोलम वगैरह पढ़ते हैं, तो वो कैसी है, सेडेटिव ड्रग है, और इससे क्या है, स्लीप इंड्यूस होती है। इसके अलावा रेस्ट के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पेन को रिलीव करने के लिए क्या दिया जाता है, एनाल्जेसिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक ड्रग दी जाती है पेन को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एडिसन डिजीज इज कोज्ड बाय इनसफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, कौन से हार्मोन की कमी से एडिसन डिजीज हो जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर थायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ऑप्शन डी के अंदर इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन की कमी से तो क्या हो गया था, डायबिटीज़ मेलाइटस। और थायराइड हार्मोन अगर कम और ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ज़्यादा में हाइपरथायरॉयडिज्म और कम में क्या हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन के अंदर भी क्या रहता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये डिसऑर्डर रहते हैं कम और ज़्यादा होने पर पैराथायरॉयड हार्मोन के। इसके अलावा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, ये अपनी एडिनल ग्लैंड की मेडुला वाले पार्ट से सीक्रेट होते हैं। इसकी कमी से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, एडिसन डिजीज। अगर यही हार्मोन जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बढ़ जाए तो कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, कुसिंग सिंड्रोम, जो अपन पढ़ते हैं। कुसिंग सिंड्रोम जब आप जो है एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सारी ग्लैंड्स के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, उसके नॉर्मल फंक्शन और अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ते हैं, सारे जो इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है। सबसे पहले आपको अगर मेडिकल सर्जिकल पढ़नी है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप जो है नर्व सिस्टम को पढ़े, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़े, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर को पढ़े, और उसके बाद जीआई और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े। तो उससे क्या है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। और ये क्या है, सिस्टमेटिक पढ़ने से जो है आपके माइंड का अच्छा मेकअप होता है, मैं ये मानती हूँ। बाकी आप कोई भी सिस्टम पहले पढ़ सकते हैं। तो कमी की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है एडिसन डिजीज, और ज़्यादा होने से जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा है, कुसिंग सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू अपना, हेपेटाइटिस ए इज कोज्ड बाय, हेपेटाइटिस ए जो है ये क्यों कोज होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ड्यू टू यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ड्यू टू एडिक्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ड्यू टू डायलिसिस। तो ये जो वर्ड डायलिसिस लिखा है, तो डायलिसिस का क्या मतलब होता है, जब भी अपनी जो किडनी होती है, किडनी जो अपने ब्लड को फिल्टर करना काम करना कम कर देती हैं, कि ब्लड का फिल्टर नहीं कर पाती हैं, ब्लड के अंदर वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। डायलिसिस दो टाइप का होता है, एक होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल जो डायलिसिस रहता है, इसके अंदर अपनी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो रहती है वो नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करती हैं,
इसके अलावा हीमोडायलिसिस के अंदर मशीन के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर क्या है, ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी के अंदर भेजा जाता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर वाले जो सीकेडी वाले मरीज रहते हैं उनके अंदर फिस्टूला क्रिएट करके रखते हैं। लेकिन एकेआई वाले मरीजों के अंदर क्या करते हैं, अपन एचडी कैथेटर इंसर्ट करते हैं बड़ी वेन के अंदर, है ना, सब ग्लेवियन वेन के अंदर बड़ा कैथेटर इंसर्ट करते हैं जिसका नाम है एचडी कैथेटर। एचडी कैथेटर डाल करके अपन क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन वालों को कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, आप नॉर्मली थिंकिंग करें तो ड्रग एडिक्शन वाले जो है कंटामिनेट निडल का यूज़ करें तो उनको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है, लेकिन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एसोसिएट हेपेटाइटिस रहते हैं वो कौन से हैं, बी और सी। बी और सी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करते हैं उसके साथ एसोसिएट रहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई कौन से रूट से फैलते हैं, फीको ओरल रूट से फैलते हैं। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंटामिनेटेड अगर वाटर का यूज़ करते हो, कंटामिनेटेड फूड का इंटेक कर लेते हो तो उसकी वजह से कौन से हेपेटाइटिस हो सकते हैं आपको, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। अगर आपको पूछे वर्ल्ड वाली बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस कौन सा होता है, आपको जवाब देना है हेपेटाइटिस ए। अगर आपको पूछे प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है तो आपको जवाब देना है हेपेटाइटिस ई। कौन सा हो सकता है, हेपेटाइटिस ई। और यही प्रेगनेंसी के अंदर आगे जाकर के हेपेटाइटिस मोस्ट फैटल हो सकता है, उस मदर की जान भी ले सकता है लीवर को डैमेज कर करके। तो आपको अगर प्रेगनेंसी में पूछे तो ई, बच्चों के अंदर पूछे तो ए, अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ एसोसिएट पूछे तो आपको जवाब देना है बी और सी। बेस्ट आंसर क्या है, हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का जो वायरस रहता है ये एकमात्र डीएनए वायरस है। इसके अलावा सारे वायरस कैसे रहते हैं, आरएनए वायरस रहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत इजी एमसीक्यू सॉल्व किए हमने। कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीज़ों को अपन छोड़ देते हैं, तो इजी एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए। ये जो है मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के प्रीवियस जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर मैंने देखे तो उसके अंदर बहुत ईजी इस टाइप के एमसीक्यू पूछे हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इसी टाइप के पिछले जो राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, मैंने भी वो दिया था, मैं भी सिलेक्ट हुई थी, तो उसके अंदर भी बहुत इजी एमसीक्यू पूछे थे। उसके अंदर ये भी पूछा था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये भी पूछा गया था। तो आपको बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है राजस्थान गवर्नमेंट का। और आप लोग तो क्या है नॉर्थ साइड के खिलाड़ी हो, इसीलिए आप सबको ये चीज़ें आती हैं, तो आप ज़रूर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।